डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मेन चीज आती है जो इस चैप्टर में है, दैट इज बेस पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल। सेल क्या होता है? हम ऑर्डिनरी सेल को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, सिंपल सेल जिसे कहते हैं। वोल्टाइक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। जो सबसे सिंपल सेल लेबोरेटरी में होता है वो क्या होता है? उसमें एक ग्लास पॉट में दो रॉड्स डिफरेंट मेटल्स की एक सॉल्यूशन पे डिप की जाती है। जो सॉल्यूशन होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और जो प्लेट्स होती है, एक प्लेट एनोड कहलाती है और दूसरी प्लेट क्या कहलाती है? कैथोड कहलाती है। तो सेल is a device which gives us continuous supply of current whenever we want. कौन सी करंट? डीसी करंट। सेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब हम इससे इलेक्ट्रिक करंट विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। राइट? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल, इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कोई सेल यूज करते हैं, जैसे टॉर्च के लिए अंदर सेल यूज कर रहे हैं, तो उसमें ना एक मैक्सिमम वोल्टेज लिखी होती है, दैट इज 1.5 वोल्ट सिंगल सेल के लिए। वो उसका ईएमएफ ऑफ सेल है। द मैक्सिमम वोल्टेज वी कैन विड्रॉन फ्रॉम द सेल इन ओपन सर्किट, मतलब जब सेल से कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है व्हाट वी कॉल इट ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल वैसे कैसे डिफाइन होता है? ईएमएफ ऑफ सेल इज द वर्क डन इन फोर्सिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू फ्लो इन द होल सर्किट, क्लोज सर्किट। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक क्लोज सर्किट में फ्लो करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ प्लेट्स। हमने जो प्लेट्स यूज करी है उनकी नेचर पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड थिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने सॉल्यूशन यूज किया है। अब ईएमएफ ऑफ सेल को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव, और ईएमएफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड द सेल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ई कैसे डिफाइन होता है? ई इज इक्वल टू क्या हो गया? dw अपॉन dq। अगर dq चार्ज को किसी क्लोज सर्किट में फ्लो कराने के लिए dw वर्क डन करना पड़ता है तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। मतलब 1 कूलाम चार्ज को क्लोज सर्किट में अगर फ्लो कराने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम सेल को यूज करते हैं, कोई क्लोज सर्किट बनाते हैं, तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कैसे डिफरेंट है ये देखिए। ये हमारे पास एक सेल है, यहां पे हमने की लगाई, यहां पे हमने डिफरेंट रेजिस्टर्स सीरीज में ले रखे हैं। R1, R2, R3, राइट? ये डिफरेंट रेजिस्टर्स ले रखे हैं। तो अगर जब मैं इसमें सेल से करंट को फ्लो कराऊंगा, सीरीज में है, सेम करंट फ्लो करेगी, मतलब सेम चार्ज फ्लो करेगा। इसके अक्रॉस फ्लो कराने में dw वर्क डन करवाना पड़ा, इसके अक्रॉस dw2 और इसके अक्रॉस dw3। यहां पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ? V1। यहां पे पोटेंशियल कितना हुआ? V2। और ये V क्या है? V3। कैसे? E इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? dw अपॉन dq। राइट? अब dq तो सेम है, dw कितना हो जाएगा? dw1 अपॉन dq प्लस dw2 प्लस dw3। राइट?
that is dW1 upon dq, dW2 upon dq, dW3 upon dq। तो इसे क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लोइंग चार्ज कैरियर इनसाइड द कंडक्टर। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो सेल के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है आयंस में, और पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ मूव करता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है, राइट। तो ये सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयंस प्रोवाइड कर रहा है, वही आयंस के पाथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लोइंग चार्ज कैरियर मींस आयंस इनसाइड द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली, ये सेल का ईएमएफ आ गया, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, इसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं। तो सेल के साथ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो किसको शो कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो उतनी ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी, उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट्स, मेरे पास ना ये दो प्लेट्स हैं, ये थिक है, ये थिन है। इसमें आयंस ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट हो सकते हैं, मतलब इजीली आ सकते हैं। इसमें आयंस इसके कंपैरिजन में कब डिपॉजिट होंगे। तो इसका मैनर क्या हुआ कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स आ गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर, concentration and temperature of electrolyte, nature, concentration and temperature of electrolyte। और जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है इलेक्ट्रोलाइट की, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होता है, वो बढ़ता है, राइट। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ये जो फ्रेश सेल होता है, जिसको हम फ्रेश सेल कहते हैं, हम लाए हैं सेल को यूज कर रहे हैं, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम सेल को यूज करते जाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सर हमारे पास ये एक सेल है, इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाया, यहां पे एमीटर यूज किया, राइट। यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यूज किया और की लगा दी। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस, ये आई करंट विड्रॉ कर रहा है, राइट। तो अब इस सर्किट में, जिस सर्किट को हम ले रहे हैं, इस सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी, आई इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल ईएमएफ ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर सीरीज में है, तो आर प्लस आर, फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, तो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई आर होता है। तो ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर डिवाइडिंग बाय वी, ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी, आई आर अपॉन वी, ए अपॉन वी माइनस 1 आई आर अपॉन कैपिटल आई आर, वी की वैल्यू आई आर होती है, तो ए अपॉन वी माइनस 1 आर अपॉन आर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर
E अपॉन वी -1। मतलब अगर आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है की कैलकुलेशन हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये फैक्टर समझ चाहिए। या सिंपल I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R से भी आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट आपको नोन है। अगर हम सेल से करंट यूज कर रहे हैं, मतलब सेल को यूज कर रहे हैं, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, V प्लस IR, राइट। अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, हमारे पास चार्जिंग सेल भी होते हैं, तो जब चार्जिंग सेल होते हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस IR। मतलब जब हम चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। धन्यवाद।